बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश में 2022-23 का बजट विपक्ष ने के भारी हंगामे के बीच पेश कर दिया गया। 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश दिखी। कर्मचारियों के साथ युवा और किसानों पर फोकस किया गया। उधर अलग से चाइल्ड बजट भी पहली बार प्रदेश में पेश हुआ, लेकिन कांग्रेस बजट को झूठ का पुलिंदा बता रही है। तो इस बजट ने कितनी उम्मीदें पूरी की है, कितने अरमानों पर हुआ है कुठाराघात, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बजट को लेकर क्या कहा वो सुनाते हैं और विपक्ष इसे कैसे देखती है। दोनों बयान सुनिए। सीएम कमलनाथ और एक्स सीएम यानी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और एक्स सीएम कमलनाथ ने क्या कहा है, जरा सुनते हैं। ये बजट अभी फिर से एक झूठ और फरेब का पोता है। आज केवल ये बताना ये प्रावधान किया है, पिछले साल भी प्रावधान किया था, उस प्रावधान का कितना उपयोग हुआ, कितनी बेरोजगारी घटी, आज क्यों खाद और बीज के दाम बढ़े, ये जनता को गुमराह करने का, जनता को फिर से धोखा देने का बजट है। और अगले साल के बजट में ये साफ हो जाएगा कि ये कितना बड़ा धोखा हमारे प्रदेश के हर वर्ग को दिया है। जब नाश किसी का आता है, पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेस ने आज सिद्ध किया है। बजट भाषण न सुनना, उसमें अवरोध पैदा करना, जो कुछ आज कांग्रेस ने किया है, वो कांग्रेस का बौद्धिक दिवालियापन है। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल आपको हम दिखाते हैं। जाहिर सी बात है, जनरल SC ST के वर्ग के लिए बजट तमाम, सदन में कांग्रेस का हंगामा और ये तमाम जो सवाल हैं हम उठा रहे हैं। MP का बजट आया, किसके हिस्से में क्या गया? जनरल SC ST वर्ग के लिए बजट तमाम, नौकरी रोजगार के लिए क्या हुआ काम? MP में शिवराज सरकार का खुला पिटारा क्या लगा पाएगा 2023 का बेड़ा पार? ये सबसे बड़ा सवाल है जिससे लेकर के ये पूरी कवायद हुई है। हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़े। आइए सीधे रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का और फिर इस डिबेट को शुरू करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और विधायक जुड़े हुए हैं, विनय सक्सेना जी। बहुत बहुत स्वागत है विनय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी। साथ ही हमारे साथ पूर्व मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक जोशी जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमने आज इकोनॉमिस्ट कपिल होलकर जी को भी बुलाया है। कपिल जी बहुत स्वागत है आपका। आप बताएंगे कि कितना फायदेमंद है और आने वाले वक्त में कितना फायदा होगा। और आज हमने युवाओं की आवाज कहे जाने वाले दिनेश सिंह चौहान को बुलाया है, जो कि अध्यक्ष हैं बेरोजगार युवा संघ मध्य प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। आज हमने आपको इसलिए बुलाया है कि युवाओं को लेकर के क्या बजट से खुश हैं या नहीं। सबसे पहले हम सीधे रुक कर लेते हैं विनय जी का। विनय जी, कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, मुख्य विपक्षी पार्टी है, आप कैसे देखते हैं सर इस बजट को? काफी कहा गया है कि खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत गांव की तरफ मुड़ते हुए यह बजट नजर आ रहा है। देखिए, अभी जो आज का जो बजट आया, बड़ी उम्मीदें थी इसकी सरकार कुछ ना कुछ नया, कुछ पल लेके आएगी, क्योंकि हर वर्ष जो होता है पिछले वर्ष से कुछ ज्यादा करने के लिए कुछ होता है। लेकिन इस बार का जो बजट है, पिछले बार का कहते सिर्फ कवर बदल के पेश कर दिया गया, कोई भी नई ऐसी योजना नहीं लाई गई। अगर आप एक एक बिंदु उठा के देख लें, अगर आप एक एक मांग संख्या उठा के देख लें, तो ऐसा लगता है पिछले वाले बजट को ही पेश कर दिया गया। एक तरफ आप कहते हैं कि सब हमने कोई नया कर नहीं लगाया, लेकिन प्रदेश को ये बताना तो पड़ेगा कि अगर अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो क्या सरकार एक वर्ष में कोई भी कीमतें नहीं बढ़ाएगी? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस तरह की जब बातें करते हैं और इस तरह के बजट पेश होते हैं तो उसमें कोई ना कोई छिपा एजेंडा होता है। आज का बजट में सीधे शब्दों में कहूं तो अव्यावहारिक है, जनता के साथ छल हुआ है, आंकड़ों की बाजीगरी की गई है और जनता को भविष्य के एक साल में हम क्या करने वाले हैं उसमें गुमराह करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपने अपने ताली बजवाने का काम किया है। आप सत्ता पक्ष के लोग इकट्ठे होकर आप पीठ थपथपा लो, ताली बजा लो, इससे प्रदेश का भला होने वाला नहीं। सबको पता है कि 10 तारीख के बाद पेट्रोल डीजल और सभी चीज़ों की महंगाई बढ़ने वाली।
अगर सरकार चाहती तो ईमानदारी से कुछ ऐसी योजनाएं ले आती कि अगर अब हमारा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो आज जो मध्य प्रदेश पे पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लग रहा है 32-35 रुपए और 60 रुपए तक सिर्फ टैक्स पे जाते हैं, उसके लिए हम क्या योजना लेके आएंगे। मैं याद दिलाता हूं 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी सर जी ने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि अगर मेरी किस्मत से क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं तो मैं इसको सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं, लेकिन जब भविष्य में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तब हम लोग इस टैक्स को कम करके उनको संतुलित करेंगे। लेकिन क्या सरकारों ने 2014 से आज तक एक बार भी कीमतें घटाई? ये एक बड़ा मूल प्रश्न है जो मैं पूरे मध्य प्रदेश के बजट में आपको कहना चाहता हूं। अब आप ये कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम क्यों लेके आया गया, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो माननीय राज्यपाल जी ने इस बार का अभिभाषण पढ़ा उसमें कहीं भी शिवराज सिंह जी का नाम तक नहीं लिया गया। पूरा का पूरा बजट पहले बिंदु से लेके आखिर बिंदु तक माननीय नरेंद्र मोदी जी के तारीफ का बजट था। ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश का नहीं, केंद्र सरकार का बजट पेश किया गया हो मध्य प्रदेश में। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री का नाम बीच पे ला रहा हूं, जैसे वैसे उनका नाम यहां पे लाना नहीं चाहिए। लेकिन अब ये प्रश्न प्रति प्रश्न आएगा, इसलिए पहले ही बता दूं। और ये जो माननीय हमारे राज्यपाल जी का अभिभाषण है, इसका पहला पन्ना और पहली लाइन ही माननीय मोदी जी से शुरू होती है। ठीक है, कि सबका साथ, सबका विश्वास। सर ठीक है, वो राज्यपाल का अभिभाषण ठीक है। सर मुझे ये बताइए चाहता हूं बेरोजगारों का साथ। विनय जी देखिए, ग्रामीण विकास के लिए विनय जी, ग्रामीण विकास में 74% बजट में वृद्धि कर दी गई है। सर क्या ये ऐतिहासिक नहीं है? आप कह रहे हैं कि सब कुछ रिपीट है? सर 74% की वृद्धि ग्रामीण विकास के बजट में कब की गई? मुझे याद नहीं पड़ता। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए वृद्धि देखिए मेरी बात सुनिए जी। ग्रामीण विकास के लिए इसका मतलब कि पिछले बार राशि गलती की गई थी, ये तो स्वीकारा प्रदेश सरकार ने ना गलती। सर और 74% नहीं, आप 100% वृद्धि कर लो जी। मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं, सुनिए। तो मध्य प्रदेश में पिछले साल जो ग्रामीण जो विकास का बजट होता है वो केंद्र सरकार के आधारित होता है। ठीक है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल 2 सालों में इस सरकार के साथ जो 19 योजनाएं लागू होती है केंद्र सरकार वाली, उसमें जो राशि है 60% केंद्र सरकार की और 40% कर दी, जबकि पहले केंद्र सरकारें जो थी 80% अनुदान राशि देती थी और 20% अंश पूंजी प्रदेश सरकार को लगानी पड़ती थी। अब आप 74% नहीं 174% राशि वृद्धि कर लो। जब केंद्र सरकार उसमें 60% हिस्सा आपको देगी और 40% आपको अंश पूंजी मिलाने को देगी, तो ये कर्जे में डूबी हुई सरकार, जिसके ऊपर आज 3 लाख करोड़ का कर्जा हो गया पिछले 2 साल और बढ़ के 2.5 करोड़ से 2.5 लाख से, ये सरकार उसकी जो मैचिंग ग्रांट है वो कैसे मिलाएगी? इसका जवाब अगर कोई चैनल पे माननीय मुख्यमंत्री जी अगली विधानसभा जब हमारी होगी बजट की, उसमें बता दें कि केंद्र सरकार ने राशि को कम करके 60% कर दिया और ग्रांट राशि ना होने से पिछले 2 सालों में पिछले 2 साल, एक बात और सुन लीजिए, पिछले 2 सालों में 20 योजनाओं में 40% अंश पूंजी ना जुटाने के चलते केंद्र सरकार की राशियां लैप्स हो गई। ये सोची समझी रणनीति और साजिश है प्रदेश के साथ। इसका भी खुलासा आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोग बजट की चर्चा में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दीपक जी मैं आपके पास आता हूं। सर हम देख रहे हैं ग्रामीण विकास में 74% की वृद्धि हो रही है। हम देख रहे हैं कि पंचायत में 37% की बजट में वृद्धि हो रही है। हम देख रहे हैं कृषि में 8% की है, जो कि ज्यादा अनुमानित थी, नहीं हुई। अधोसंरचना में भी आपने वृद्धि की है और कम किया है। शहरी विकास का बजट आपने 1% पर मार्जिनली कम कर दिया। वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट का कुछ कम किया। तो क्या गांव की तरफ लौट रही है सरकार, और गांव की तरफ लौटने से कितना फर्क दिखेगा? आप दीपक जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, अभी तो विनय जी ने सबसे पहले मोदी जी पे जो बात कही जी, हमारे देश के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और लोकप्रिय आदमी तभी होता है जब कुछ न कुछ काम किया होता। तो लोकप्रिय नेता का नाम अगर राज्यपाल जी ने लिया तो उस पर आपत्ति क्या होना चाहिए? दूसरा, आपने जैसे कहा कि ग्रामोन्मुखी बजट हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने पेश करती रही है, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो। शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी का एक ही उद्देश्य रहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाना और किसान को उसका उचित मूल्य दिलाना। उसका निरंतर प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा, चाहे केंद्र की सरकार हो, अटल जी की सरकार से लेकर अभी तक की सरकारों को हम देखें तो गांव की तरफ बजट मोड़ने का प्रयास ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय अटल जी के पहले कहीं नक्शे में नहीं था मंत्रालयों के। अटल जी के कारण ये मंत्रालय आया और आज गांव के विकास संभव हो गए और गांव आज तेजी से विकास की तरफ जा रहे हैं। जहां तक सवाल है इस बजट का, तो बजट में आप देखें कि हर वर्ग को कितने कुछ सुविधा देने का प्रयास किया गया है। कोई वर्ग इससे अछूता नहीं है, लेकिन गांव हमारे सबसे ज्यादा डेवलप होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा है और उसी के कारण किया गया है।
अभी आपने सिंचाई की बात की, सिंचाई की परियोजना पूरी होने वाली है। सिंचाई में भी 5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। और सबसे बड़ी इस बजट में जो सोलर एनर्जी के लिए प्रावधान किया गया, पूरा विश्व जिस पर्यावरण को लेकर चिंतित है, उसमें बहुत व्यापक पैमाने पर सोलर एनर्जी, सोलर पार्क बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बजट में है। रोजगार के लिए भी कहीं ना कहीं कदम उठाए गए हैं। 60,000 रोजगार सृजित करने का काम हो रहा है। 13,000 शिक्षक साथियों की भर्ती हो रही है। 6,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती हो रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमारे स्वरोजगार महिलाओं को लोन देने की जो सुविधा उसको बढ़ाया जा रहा है। 2,000 करोड़ का प्रावधान इसके लिए किया गया है। तो समाज के हर वर्ग के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। ऐसे दृष्टिकोण में मानता हूं कि बजट कहीं न कहीं सबके लिए हितकारी और लाभकारी है। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश जो कहीं न कहीं तेजी से विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है सर। कपिल होलकर जी, आपके पास आऊं उससे पहले एक मिनट जल्दी से रिएक्शन दिनेश जी से ले लेता हूं। दिनेश जी, सबके लिए किया है, रोजगार के लिए भी देखिए कह रहे हैं कि बहुत कुछ किया है। आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई में रोजगार के लिए मध्य प्रदेश में 13,000 शिक्षकों की नियुक्ति का नया ऐलान भी कर दिया है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? मैं बताने से पहले कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं जी। बताइए। आप बजट की चर्चा हो रही है तो आर्थिक सर्वेक्षण की चर्चा होनी चाहिए। हाँ। आर्थिक सर्वेक्षण में कल ही कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 30,23,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार, रजिस्टर्ड की बात कर रहा हूं। हाँ। ये आंकड़ा अभी का है। एक साल पहले ये आंकड़ा था 24,77,000, मतलब एक साल में बढ़ गए कितने? 5,46,000। जबकि भारत सरकार के आप ई श्रम पोर्टल पे जाएंगे तो मध्य प्रदेश के 1,30,00,000 लोग रजिस्टर्ड हैं। देखिएगा मिसमैच। इसके बाद जब 30 लाख बेरोजगार बच्चा बैठा है, जिसमें से कम 35% बच्चा ऐसा है 1,23,00,000 में जो ग्रेजुएट है, उसके लिए आप 13,000 की भर्ती करने जा रहे हैं। और ये भी पता नहीं कि कौन सी वाली भर्ती, एमपी टेट की जो भर्ती भी चल रही है वो भर्ती करने जा रहे हैं, पिछली भर्ती करने जा रहे हैं। हमने देखा लगातार 2019-20 का, 2021 का, 22 और यह हम देख रहे हैं। चौथा बजट देख रहा हूं, कांग्रेस भी हमने देख लिया, बहुत अच्छा झुंझुना थमाया तुम लोगों ने। आज बीजेपी भी जिस प्रकार से कर रही है, सिर्फ युवा इनकी घोषणा में होता है। जब चुनावी घोषणा होती है उसमें युवा टॉप पर होता है। और जब भी किसी की सरकार बनती है, ये वही सरकार है जो कहती थी जो रोजगार दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। उधर जब माननीय कमलनाथ की सरकार आई थी, उन्होंने बोला कि हम युवाओं को जो है बाकायदा बढ़िया बेरोजगारी भत्ता देंगे। 15 महीने सरकार रही, क्या 15 मिनट का समय नहीं मिला साइन करने के लिए कि बेरोजगारों को भत्ता दिया जाए? एक्चुअली इनके दिमाग में होता ही नहीं कि बेरोजगार कोई चीज है। बेरोजगार इनके लिए बस झंडा लेकर के, पार्टी का झंडा लेकर के झुंझुना घुमाता रहे, और वो यही करते रहते हैं। अब बताइए मुझे, इन्होंने कहा 6,000 पुलिस भर्ती का ऐलान किया। अरे 6,000 पुलिस की भर्ती का 2020 से ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है। कौन सी 6,000 पुलिस की भर्ती की बात कर रहे हैं? 13,000 भर्ती की बात करें तो 13,000 और 6,000 में आप बताइए कि 34 लाख का आंकड़ा कहां पार करता है? कोई मिसमैच, कोई मैच करता है? कोई मैच नहीं है। कुल मिलाकर के यह है किसी प्रकार से समय को खिसकाना है। और जब 2023 का चुनाव आए तो हमें बड़े बड़े मार्क्स दिखाने हैं कि हमने 13,000 भर्तियां की। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में हर साल, इस साल अभी लेटेस्ट बताता हूं, कल की खबर, एक भी ऑथेंटिक कोई भी मिसमैच नहीं इसमें, 1,80,000 छात्र जो है प्राइमरी शिक्षा पे कम हो रहे हैं। जबकि पिछले साल बजट में कहा गया था 35,000 प्राथमिक शिक्षा पे खर्च किया गया था। तो कहां गए 35,000? जो 3,500 करोड़ आप लाए और 35 करोड़ रुपए चले गए, और 35 रुपए चले गए, और 1.5 लाख बच्चे लगातार क्या स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो इसका मतलब या कि बजट बनाया जाता है, बजट बना के लाओ और नेता मंत्री और जो कुछ अधिकारी हैं मिलकर के खाओ, क्योंकि जनता से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि युवा का एक जो खास बहुत अभी एक भर्ती हुई है NULM की, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड की मिशन की। नवंबर में पेपर हुआ, दिसंबर में रिजल्ट आया, आज मार्च चल रही, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई छात्रों की। छात्र दर दर भटक रहा है। मुझे जरा दिनेश जी जल्दी से 2018 के शिक्षकों के लिए जो वैकेंसी निकली थी, जो मामला चल रहा था, उसमें कितने लोगों को भर्ती हो चुकी है, कितने लोगों ने ज्वाइन किया? जल्दी से आंकड़ा दे दें बस। अभी उन्होंने ज्वाइनिंग बीच में अटका दिया था, क्योंकि ओबीसी के मुद्दे को लेकर के अभी पूरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मुश्किल से इसमें 10,000 12,000 बच्चे भी जा पाए हैं, और बाकी वेट कर रहे हैं। कई बार ज्वाइनिंग शुरू करते हैं फिर अटका देते हैं, ज्वाइनिंग शुरू करते हैं लटका देते हैं। कपिल होलकर जी, आपके पास आता हूं। सर, आप समग्र तौर पर कैसे देखते हैं? कपिल जी, मुझे जरा इस पूरे इकोनॉमी को, पूरे मध्य प्रदेश के बजट को और हमारे आने वाले भविष्य को सर जोड़कर बताएं। देखिए, बजट में जो सरकार के पास साधन थे, संसाधन थे, जो उपयोग वो कर सकते थे, उन्होंने प्रयास किया है करने का। जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है, सरकार का वर्ष प्रतिवर्ष कर्जा बढ़ाना।
इस साल भी सरकार 51,000 करोड़ का कर्जा ले रही है, जो आपके बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्रदेश की जनता वो कर्जा अपने जेब से चुकाएगी, भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियां वो कर्जा चुकाएगी। तो आपको इस बजट में जो मुझे नहीं दिखा, वो दिखा कि आपके रेवेन्यू के रिसोर्सेज आज भी ट्रेडिशनल हैं। इन्होंने रेवेन्यू में लैंड रेवेन्यू से या भू राजस्व जिसको कहते हैं उससे करीब 24% की ग्रोथ दिखाई है, और भू राजस्व 46% की ग्रोथ दिखाई है, और स्टाम्प शुल्क से 26% की ग्रोथ दिखाई है। तो आपके रिसोर्सेज को आप और कहां से कलेक्शन, जैसे आमदनी बढ़ाने के जरिए आपको तलाशने होंगे, नए रोजगार पैदा करने होंगे। आज जैसे 30 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड बेरोजगार इस राज्य में है, तो क्या आपको लगता है कि क्या अगले 5 साल में आप इन 30 लाख बेरोजगारों को रोजगार दे पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे नीति निर्माताओं के लिए, बजट बनाने वालों के लिए, वित्त मंत्री के लिए। आप बजट में योजनाएं ला रहे हैं, आप कहते हैं कि हम सिंचाई से बढ़ाएंगे, सिंचाई में जल संसाधन विभाग का बजट आपने 7% से कम कर दिया। बिल्कुल, कैसे आप उसको आगे ले जा पाएंगे? क्या पिछले वर्षों में आपके लिए बजट काफी था जो आपने इसको कम कर दिया? जबकि सिंचाई आज के समय में किसान का सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे स्वास्थ्य में 29% का बजट बनाया, पर चिकित्सा शिक्षा विभाग का बजट 4% कम कर दिया गया। क्या आपको अच्छे डॉक्टर्स, अब नर्सें 50 नर्सों की सीटें बढ़ाई, केवल 50। कोविड में हमने देख लिया किस तरह से, और आज भी अगर आप देखें तो किस तरह से नर्सों की कमी है या किस तरह से डॉक्टर्स की कमी है। तो लिए गए जो स्टेप्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि और स्टेप्स की जरूरत है जो यहाँ पे लिए जाने चाहिए। ठीक, तो बजट को मैं एक कोई नया नहीं दिखता मुझे बजट में। बजट अपनी तरह से जो सा बजट था उसी में आंकड़ों को थोड़ा सा किसी को कम किया गया, कहीं खर्चे बढ़ा दिए गए, कहीं खर्चे कम कर दिए गए। बैलेंस शीट को कैसे बनाया जाता है यहाँ कोशिश ये की गई है। एक चीज अच्छी लगी देख के कि ग्रामीण विकास पे 74% की जो ग्रोथ दी है जी, जो बढ़ाया है ग्रामीण विकास पे, वो अच्छा लग रहा है कि चलिए आखिरकार गांव के विकास की कुछ ध्यान सरकार को आई। देर से ही सही। विनय जी के पास आता हूं। विनय जी, 2 सवाल हैं सर मेरे, और 2 सवाल पे चाहूंगा कि थोड़ा बहुत क्रिस्प आंसर दें ताकि मैं और भी सवाल ले सकूं आगे अपने लोगों से। सर, एक सवाल तो मेरा ये है कि हम देख रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने कदम उठाया, और सीएम भूपेश बघेल ने आज ही के दिन बजट में उसका ऐलान कर दिया। जो बड़ी मांग थी मध्य प्रदेश की, उसे पूरा नहीं किया गया। और दूसरा जो मैं देख रहा हूं कि ग्रामीण विकास के लिए 74% का बजट तो बढ़ा दिया, और ग्रामीण विकास का वैसे जिम्मा होना चाहिए ग्राम से सरपंचों के पास, पंचायत जनप्रतिनिधियों के पास, जिनको हमने चुन करके उनका चुनाव कराया नहीं है। तो क्या ये सीधे फिर से भ्रष्टाचार के जरिए अधिकारियों के जेबों में जाता नजर आ रहा है आपको? 2 सवाल सर। देखिए, दोनों आपके बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक पहला सवाल जो आपने किया जी, जब राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर सकती है, हाँ, तो संवेदनशील मुख्यमंत्री, अपने आप कहने वाले और जनता के हितैषी कहने वाले और बहनों के मामा, बच्चियों के मामा, जब हालात बहुत बुरे हैं, 2 साल से कोरोना जैसी बीमारी से आर्थिक हालात बुरे हैं, तो पुरानी पेंशन लागू करके एक राहत दे सकते थे। बीमारू राज्य की हालात मध्य प्रदेश पे हो रहे हैं, जैसा कि माननीयों ने भी कहा कि लगातार कर्ज बढ़ रहा है, और जितना कर्ज है उतने का ही बजट आता है, तो सरकार नई नीतियां और जनता के भले के लिए क्या करेगी? एक ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुरानी पेंशन बहाली में कोई दिक्कत नहीं थी, जो आज ही छत्तीसगढ़ के हमारे कांग्रेस सरकारों ने कर दिया, तो इनको करने में क्या चिंता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया जिसमें सरकार फेल रही है। दूसरा, मैं आपसे कहना फिर चाहता हूं कि ग्रामीण विकास की जो मैक्सिमम राशि आती है वो केंद्र सरकार से आती है, और केंद्र सरकार जिन राशियों को नहीं कम करती चली जा रही, 60% 80 से कर रही है। पिछले 2 सालों में ये सरकार अपनी 20% अंश पूंजी को 40 करने के कारण अपना काम नहीं कर पाई, उनका पैसा लैप्स हुआ 19 योजनाओं में। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 74 आपने % तो बढ़ा लिया, लेकिन उसकी जो अंश पूंजी है वो लाया कहां से जाएगा? इसका जवाब इस सरकार को देना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, माननीय अतिथि कह रहे थे कि 1.5 लाख बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया, वो संख्या 1,80,000 बच्चों की है। दूसरा कहना चाहता हूं, अतिथि शिक्षकों के 1 लाख पद कम कर दिए गए इस सरकार के द्वारा, 65,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, 5,000 सरकारी डॉक्टरों की आवश्यकता है, 600 ऐसे अस्पताल हैं जहां वेंटिलेटर नहीं है, सीटी स्कैन मशीन नहीं है, एंजियोग्राफी नहीं है। उसके लिए एक तरफ आप बजट 4% बढ़ा रहे हो और एक तरफ कम कर रहे हो, तो आप चिकित्सा के नाम पे आप मध्य प्रदेश को क्या देने वाले हो?
सब कुछ प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं। एक तरफ कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार के पास जो संपत्तियां थी उसको आप लगातार बेचते चले जा रहे हो। पूरे मध्य प्रदेश की आप रोज अखबारों को उठा के पढ़ लीजिए कि रोज कोई ना कोई सरकारी संपत्ति बिक रही है। तो बताना ये चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, ये पैसा जा कहां रहा है? आप इतना कर्जा लेते हो, इतनी सरकारी संपत्ति बेच रहे हो, तो जनहित में, हमारे बेरोजगारों के हित में आप कहते हो आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, सरकारी भर्ती क्यों नहीं निकालेंगे? क्या आत्मनिर्भर में आप सिर्फ रोजगार देने की बजाय आप चाहते हो कि सरकारी व्यवस्था ना हो कुछ और सब प्राइवेटाइजेशन हो जाए? दीपक जी से सवाल आप सरकारी जमीनों को बेच बेच के इस राशि को कहां ले जा रहे हो? ठीक है, दीपक जी इस सरकार में अगर हिम्मत है। हाँ सर, ठीक है, आपके बहुत अच्छे पॉइंट हैं, खासतौर से रोजगार को लेकर के। साफ तौर पर दीपक जी देखिए सीधे आरोप लग रहे हैं, चाहे वो दिनेश चौहान जी हो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो विनय जी हो, सभी लोग ये कह रहे हैं कि रोजगार को लेकर के जो सबसे ज्यादा दबाव था जिस पर सरकार का, उसको लेकर इस बजट में कुछ खास नहीं किया गया। कैसे डिफेंड करेंगे आप? नहीं, देखिए, रोजगार की बात में सिर्फ नौकरी देने से रोजगार की पूर्ति नहीं होती। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो शुरू से ही कहा था कि मेरे देश के नौजवान रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया। लेकिन जैसे विनय जी ने भी बताया स्कूलों की दशा दिशा के बारे में, मैं शिक्षा मंत्रालय को संभाल चुका हूँ 5 साल राज्य मंत्री के रूप में। मैं ये कह सकता हूं कि निजीकरण की तरफ लोगों का जो ध्यान बड़ी व्यापक पैमाने पर है, और खास करके अंग्रेजी माध्यम के लिए। जब सरकार ने देखा कि हमारे स्कूलों के बच्चों की संख्या कम होने का मूल कारण अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी माध्यम के 5-5 स्कूल हर ब्लॉक में सरकार ने खोलने के प्रयास शुरुआत की। और आज आप देखें कि सेव राइजिंग स्कूल के नाम से एक बहुत अच्छा व्यवस्थित स्कूल जो प्राइवेट स्कूलों को कहीं ना कहीं आगे स्थिति में दिखेगा, ऐसी इसके लिए बजट में व्यवस्था की गई है। तो सरकार अपनी व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रही। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, किसानों को बिजली देकर, सिंचाई के साधन देकर, गांव में टिक के रहकर उनके लिए रोजगार सृजित करने का काम इसी सरकार ने किया है। आज गांव को सड़क से भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा है, गांव को 24 घंटे बिजली देने का काम वो जोड़ा है। रोजगार को लेकर सीधे आरोप लग रहे हैं सर, और स्कूल शिक्षा कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा ना, गांव में रोजगार की स्थिति बढ़ेगी। जब गांव में लोगों की स्थिति आर्थिक उन्नति होगी तो गांव में तो दुकानें खुलेगी। आज छोटे छोटे गांव में आपको दुकानें मिलती है जो पहले हाट बाजारों में या बड़े शहरों में मिलती थी। एक साल में सर 5 लाख से ज्यादा सरकारी रिकॉर्ड कह रहा है, एक साल में 5,40,000 से ज्यादा लोग नए बेरोजगार बने हैं। नहीं, उसका मूल कारण देखिए, 2 साल से कोरोना का मामला आया, आपको पता है कि काफी संख्या में लोगों का रोजगार इसमें गया है। दिनेश जी 1 मिनट में आप अपना रिएक्शन देंगे। दिनेश जी 1 मिनट में आपका रिएक्शन चाहिए, फाइनल कमेंट में कपिल जी से लूंगा। दिनेश जी 1 मिनट में अपना रिएक्शन दें। देखिए, मैं यही कहूंगा, 4 साल से ना तो पुलिस की प्रॉपर इनकी भर्ती हुई है, जबकि मामा जी ने ही कहा था कि हर साल हम 5,000 कांस्टेबल भरेंगे और कम से कम 500 सब इंस्पेक्टर, तो 5 चौक 20 लगभग 2,000 सब इंस्पेक्टर बनने चाहिए। LDC SI की कोई भर्ती नहीं, पटवारी के लिए 3 साल से बस मुद्दा ही चल रहा, भर्ती आएगी भर्ती, कोई भर्ती नहीं आई। MPPSC की इशू आप देखेंगे 2018 के बाद एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, एक भी। आज 2022 चल रहा है। और इसके अलावा आप देखिए जो भर्तियां हो चुकी हैं, जिनका परीक्षा हो चुकी है, उनकी ज्वाइनिंग मैंने आपको भी बताया नेशनल अर्बन जो रूरल के बारे में। मैं चाहूंगा कि आदरणीय यहां बैठे हैं तो इस पर संज्ञान लें। बच्चे बहुत भटक रहे हैं, परेशान हैं। और जहां तक सवाल रहा कि रोजगार का, सरकारी रोजगार का, स्वरोजगार के लिए ना, आदरणीय मैं कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में मैं डॉक्यूमेंट लेके जाता हूं बैंक पास, बैंक भगा देता है, कह देता आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, आपका जैक नहीं है। और ये सिर्फ ना बात कहने की बात है कि स्वरोजगार के हम जो है आत्मनिर्भर बनाने के हम लोन दे रहे हैं, कोई लोन नहीं मिल रहा है। जाओ वहां पर तो वास्तविकता पता चलती है कि एक एक छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स के लिए कैसे भगाते हैं, कैसे लतियाते हैं युवाओं को। ये मैं बात बताता हूं, मेरे साथ 40 लाख युवा जुड़ा हुआ है, मैं बेरोजगार युवा का अध्यक्ष हूं मध्य प्रदेश में, अच्छे से जानता हूं। मैं RTI लगा के आपके विभाग से अगले 3 महीने बाद मैं जानकारी मांगूंगा कि कितने युवाओं को आपने स्वरोजगार का लोन दिलवाया, तब आपको एक पूरा का पूरा वास्तविक डाटा यहां पर आ पाएगा। क्योंकि दिक्कत यहां पर है इंप्लीमेंटेशन की कमी है, इंप्लीमेंटेशन की कमी। कपिल होलकर जी, बहुत सारी बातें देखिए, जैसे साफ तौर पर विनय जी भी कह रहे थे कि आपने कई योजनाओं के पैसे लैप्स हो गए। अंतिम में सर 30 सेकंड में मुझे कमेंट दीजिए कपिल जी, क्या आपको लगता है कि इंप्लीमेंटेशन के बिना ये पूरे बजट की प्रक्रिया बेकार है? क्योंकि जब तक जमीनी स्तर पर हम काम नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं, हमारा गणित कितना भी अच्छा हो। बिल्कुल, देखिए गणित अच्छा है, गणित नियत भी अच्छी है, पर नियत के साथ साथ उसको आधारभूत जमीन पे उतारना बहुत जरूरी है। और मैं जल्दी से कहना चाहूंगा, यहाँ बेरोजगारों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहा, हमारी एक आधे घंटे की इसमें बेरोजगार ज्यादा रहे। बेरोजगार क्यों है उसको भी समझ रहे, शिक्षा के गिरता हुआ स्तर,
शिक्षा जो आज हम अपने यूथ को दे रहे हैं उसका कोई स्तर नहीं है। वहां पे जो 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 ग्रेजुएट हो रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है। मैं एक एम्प्लॉयर होने के नाते ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि आज अगर कोई हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं का जो स्तर है शिक्षा का वो इतना गिरा हुआ है कि वो यहां तो छोड़िए कहीं और जाके भी किसी रोजगार के लायक नहीं बचे हैं। तो ये भी समझना जरूरी है राज्य शासन के लिए कि शिक्षा के स्तर को कैसे मेंटेन किया जाए। जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है कि आप जाइए और डिग्री छाप के दे दी जाती है, उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि जब आप उम्मीद करेंगे कि एक आदमी पढ़ाई लिखाई करके आए, लाखों में कॉम्पीट करे, नौकरी अगर उसे मिल जाए तो फिर 5,000 रुपए में उससे 3 साल तक हम शिक्षक की महती जिम्मेदारी निभाएं, तो फिर हम अगर उनसे क्वालिटी की उम्मीद करेंगे, अपेक्षा करेंगे, तो फिर शायद हम ही गलत हैं। और यह बात सरकार को समझ में आनी चाहिए कि आप कैसे शिक्षकों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षक ही आपके शिक्षा की नींव हैं। और यही जो बात कही है कपिल जी ने कि बेरोजगारी के पीछे के कारणों में भी कहीं ना कहीं ये सारी विसंगतियां हैं। नीति सही हो अच्छी बात है, लेकिन नियत सही हो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ नीति सही हो यह जरूरी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय सक्सेना जी, दीपक जोशी जी, कपिल होलकर जी, दिनेश सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को वक्त देने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया।